नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सावन महीने में 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा निकाले जाने को मंजूरी दे दी है। साथ ही अब उन्होंने कुछ सख्त निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि पारंपरिक कांवड़ यात्रा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए निकाली जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि दूसरे राज्यों से आने वाले कांवड़ यात्रियों के आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य करें। विचार विमर्श करते हुए निर्णय लिया जाए, दिशा निर्देश जारी किए जाएं। सीएम योगी ने अधिकारियों से यात्रा की तैयारियों के संबंध में जानकारी लेने के साथ ही निर्देशित किया है कि कांवड़ यात्रा से किसी भी तरह का संक्रमण का खतरा नहीं होना चाहिए। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड के सक्षम अधिकारियों से बातचीत जरूर करें। तो वहीं सूबे में योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर इस तरीके का बयान दिया। दूसरी तरफ उत्तराखंड, जो कि उत्तर प्रदेश से लगा हुआ राज्य है, वहां क्या हाल है? वहां पर कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया है, रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण कांवड़ यात्रा पर लगातार दूसरे साल भी रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा के संबंध में सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करी थी। बैठक में कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट पाए जाने और कोविड की तीसरी लहर की आशंका और देश विदेश में इसके दुष्प्रभावों पर गहन विचार विमर्श किया गया। इस संबंध में विशेषज्ञों की राय भी ली गई है, जानी गई है। सीएम ने कहा कि मनुष्य के जीवन की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगामी कांवड़ यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान सीएम ने ये भी निर्देश दिए कि पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावी कार्रवाई करने के अनुरोध किए जाएं, जिससे वैश्विक महामारी को रोकने में सफलता हासिल हो सके। महामारी और हमारे यहाँ पर अभी वेरिएंट एक वहाँ पर छतरपुर में पाया गया, तो हरिद्वार को हम जो है एक कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाना चाहते। लोगों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है, हम उससे बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसका हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे, इसलिए हमने यात्रा स्थगित कर। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और साथ में देहरादून से अजीत कंबोज हमारे साथ में मौजूद रहेंगे। संजीव से सबसे पहले जानते हैं। संजीव, राजधानी लखनऊ और सूबे यूपी की बात करें तो कांवड़ यात्रा को अनुमति दी गई है, किस तरीके से इसको संचालित किया जाएगा? सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे राज्यों से आने वाले जो लोग हैं उनको आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव होना अनिवार्य किया गया है, लेकिन इसका रेगुलेशन कैसे होगा? ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। बिल्कुल, देखिए पूजा, उत्तर प्रदेश में चुनावी वर्ष है और उत्तर प्रदेश में धर्म और राजनीति का कॉकटेल बहुत पुराना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि 3 तलाक, लव जिहाद और 2 बच्चों के संभावित कानून के बाद कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरे की हुई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको आगे भी बरकरार रखना चाहते हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में 25 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को मंजूरी दी गई है। हालांकि इसमें कोरोना के पूरे प्रोटोकॉल पालन करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। आरटीपीसीआर प्रत्येक कांवड़ यात्री की जरूरी है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देश दिए गए हैं और अधिकारियों को ये सुनिश्चित कराने के निर्देश है पूरी तरीके से कि कोविड के जो नियम है पूजा, उनका पूरी तरीके से पालन किया जाए। लेकिन संजीव, सबसे बड़ी बात यह है कि कांवड़ यात्रियों के लिए इतना बड़ा रूट तैयार होता है, इतनी सारी सुविधाएं उनको देने की कोशिश होती है। क्या हर एक पॉइंट पर उन नियमों को लागू करा पाना कि कांटेक्ट ना हो आपस में, ये बहुत बड़ा टास्क है और ये गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा कि ये इतना छोटा टास्क नहीं है जिसको आसानी से जो है फतेह किया जा सके। अजीत हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। अजीत, सीएम धामी ने विशेषज्ञों के साथ में बैठक करी, उन्होंने कहा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट, हालांकि डेल्टा प्लस वेरिएंट यूपी में भी मिला है और उत्तराखंड में जो मिला है वो यूपी से ही आया है। इसको लेकर के निर्णय लिया कि कांवड़ यात्रा हम नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर कोई यात्री कहा जा रहा है कि हापुड़ तक आ सकता है, हापुड़ तक अगर आते हैं उसके बीच में और उत्तराखंड के बीच में भी काफी लंबा डिस्टेंस है, उसको कैसे कवर किया जाएगा, कैसे रोका जाएगा? अगर कोई लोग आ रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, अगर उनकी आस्था का ख्याल रखा जाए तो गंगा जल कैसे मुहैया कराया जाएगा? बहुत सारे सवाल हैं अजीत, जिनके जवाब अभी नहीं मिले हैं इस मीटिंग के बाद।
बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरह से काफी लंबी ये बैठक चली थी, देर शाम को इस बैठक का समापन हुआ और मुख्यमंत्री के साथ तमाम विशेषज्ञ और शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद थे। तो एक आम सहमति जरूर बन गई है कि कांवड़ यात्रा को लगातार दूसरे साल भी उत्तराखंड सरकार ने स्थगित कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि आप बॉर्डर पर चौकसी कैसे बढ़ाएंगे। हालांकि 30 जून को तत्कालीन तीरथ रावत सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी करते हुए यात्रा को लेकर स्थगन आदेश जारी कर दिया था। लेकिन उसके बाद जब पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी हुई और यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को परमिशन कर दी थी, तो उसके बाद एक अटकलें ये भी थी कि संभवतः है कि उत्तराखंड सरकार भी कांवड़ यात्रा को परमिट कर सकती है। लेकिन देर शाम को मुख्यमंत्री धामी ने विशेषज्ञों की आम राय के बाद कांवड़ यात्रा को पूरी तरह से स्थगित कर दिया है और साथ ही साफ दिशा निर्देश शासन प्रशासन के अधिकारियों को भी जारी कर दिए हैं कि आप कोरोना नियमों का पूरा प्रोटोकॉल का यहाँ पर पालन करें। और जिस तरह से लगभग 2 माह पहले हरिद्वार में महाकुंभ आयोजित हुआ और उसके दौरान या उसके बाद कोरोना का स्प्रेड हुआ पूरे उत्तराखंड में, एकाएक रफ्तार बढ़ी, तो ये भी सबके सामने था। ऐसे में धामी सरकार नहीं चाहती है कि हरिद्वार दोबारा से एक बार हब बनकर उभरे कि कैसे कोरोना का स्प्रेड होता है। तो ऐसे में सरकार ने पूरी कोशिश की है कि कांवड़ यात्रा को एक आदेश के तहत स्थगित कर दिया गया है और जो भी बॉर्डर के माध्यम से उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे तो कांवड़ियों को तो किसी भी तरह से अनुमति नहीं दी जाएगी प्रदेश के भीतर। और टूरिस्ट की अगर भूमिका में कोई आता है तो उनके लिए ये पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। वो ठीक है अजीत, मैं आपके पास लौटती हूँ। संजीव, सीएम योगी संदेश देते हैं कि हम जीवन और जीविका दोनों बचा रहे हैं, लेकिन इस फैसले में सिर्फ और सिर्फ यहां पर राजनीति नजर आती है, जीविका दूर तक नजर नहीं आती। जीवन की रक्षा की तो हम बात ही क्या करें, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब एक साथ कांवड़ उठती है और एक जगह पर रुकती है तो उस दौरान कांटेक्ट होता ही होता है। आप उसमें डिस्टेंस नहीं ला सकते हैं, प्रोटोकॉल का पालन बहुत बखूबी नहीं हो सकता है। तो क्या ऐसे में पिछले दिनों जो दाग यूपी सरकार के ऊपर लगे वो योगी सरकार भूल गई है क्या? बिल्कुल, देखिए, जब बंगाल में चुनाव था पूजा, तब उत्तर प्रदेश में कोरोना अपने पैर पसार रहा था। महाकुंभ के बाद ये जो कांवड़ यात्रा है, ये उत्तर प्रदेश का धार्मिक लिहाज से सबसे बड़ा पर्व है। तो कहीं ना कहीं जब गंगा के घाटों पर कांवड़ यात्री जल भरते हैं या गांवों से जत्थे के रूप में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होती है। पूजा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों की बात करूं तो एक गांव से लगभग 300-400 लोग जत्थे के रूप में कांवड़ का जल लेने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कोरोना के प्रोटोकॉल है, इसका पालन कराना प्रशासन के लिए बेहद मुश्किल होगा। हालांकि जैसा मैंने पहले बताया पूजा, और जैसा आपने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनावी वर्ष है, तो कहीं ना कहीं चुनाव और धर्म का जो कॉकटेल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसको पूरी तरीके से मैनेज करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने ये भी कहा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो बहुत बड़ा टास्क है उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार दोनों के लिए ही। एक ने फैसला किया है कि कांवड़ यात्रा करवानी है, दूसरे ने रद्द कर दिया, लेकिन उनके सामने भी बहुत बड़े टास्क हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के लिए जमीन की खरीद फरोख्त में कथित धांधली को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट चर्चा में लगातार बना हुआ। इस बीच साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने ट्रस्ट में भागीदारी की मांग कर ली है। परिषद के अध्यक्ष और महंत नरेंद्र गिरी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करी थी बीते दिन। नरेंद्र गिरी ने प्रमुख के सामने साधु संतों को ट्रस्ट में शामिल किए जाने की बात भी रखी थी। संघ प्रमुख भागवत ने कहा कि ट्रस्ट पर संघ का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वो उनकी मांग को सरकार तक जरूर पहुंचा देंगे। तो वहीं तपोभूमि चित्रकूट से संघ प्रमुख ने नागपुर रवाना होने से पहले अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की बैठक भी ली थी। इस दौरान बैठक में संघ प्रमुख ने व्यवस्था संभालने में लगे स्वयंसेवकों से कहा कि तन मन धन से राष्ट्र के निर्माण में जुट जाए। दुनिया के सबसे प्राचीन और जीवंत शहर काशी को जापान ने भारत से दोस्ती का एक नायाब तोहफा रुद्राक्ष के तौर पर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन भी करने वाले हैं। उनके साथ जापान के प्रतिनिधि भी रहेंगे और प्रतिनिधि मंडल भी रहेगा। रुद्राक्ष को जापानी शैली में सजाया जा रहा है। जापानीज फूलों की सुगंध रुद्राक्ष में फैली मिलेगी। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर परिसर में प्रधानमंत्री रुद्राक्ष के पौधे को भी रोपेंगे। कार्यक्रम के दौरान रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इंडो जापान कला और संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पर बने 3 मिनट के ऑडियो विजुअल को भी रुद्राक्ष में प्रधानमंत्री मेहमानों के साथ देखने की संभावना जताया जा रहा है।
तो वहीं डीजी जेल आनंद कुमार ने बीते दिन जेलों में तैनात 23 जेलरों का तबादला कर दिया। इन सभी जेलरों को तत्काल कार्यमुक्त होकर नई तैनाती वाली जेलों में कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। जिनका तबादला किया गया उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की केंद्रीय जेल के जेलर और जौनपुर के जेलर भी शामिल हैं। जौनपुर में पिछले दिनों बड़ा बवाल हुआ था, जिसके बाद यहां के जेलर का तबादला किया गया है। जौनपुर जिला जेल के जेलर राजकुमार को देवरिया जिला जेल का जेलर पद पर स्थानांतरित कर दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षकों से गैर शैक्षिक काम न लेने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इस संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 नियमावली नियम 27 के तहत पारित आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि संबंधित प्राधिकारी प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए इस नियम का पालन करने के निर्देश दें। ये आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने चारू गौर और 2 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। एडवोकेट अग्रहोरी कुमार त्रिपाठी का कहना है कि याची से बूथ लेवल अफसर और अन्य कई कार्य लिए जा रहे हैं, जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और इसकी नियमावली के नियम 27 के अनुसार शिक्षकों की ड्यूटी पर शिक्षण कार्य ही करवाना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बार बीजेपी और आरएसएस दोनों को एक साथ घेरा है। अखिलेश यादव ने कहा कि देश में 2 सरकारें समानांतर चल रही हैं, पैरेलल चल रही हैं। एक सरकार का भाजपा नेतृत्व कर रही है तो दूसरी का आरएसएस कर रही है। आरएसएस अपना एजेंडा लागू करती है। अखिलेश ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार सत्ता का दुरुपयोग करती है और संघ समाज में बंटवारा पैदा करता है। इन 2 पार्टों के बीच जनता और विपक्षी कार्यकर्ता समान रूप से पिस रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन पर कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है वही लगातार कानून का मजाक बनाते हैं। न्याय देना तो दूर की बात है, उल्टा अत्याचार कर रहे हैं। अखिलेश ने यह भी कहा कि सत्ता के संरक्षण में पनप रहे अपराधियों ने पूरे प्रदेश में अपना आतंक मचा रखा है। वहीं अखिलेश यादव आज सपा एमएलसी के साथ में बैठक करने वाले हैं। ये बैठक लखनऊ पार्टी कार्यालय पर 10 बजे से चल रही है। आपको बता दें कि इस बैठक में 2022 में वोट बैंक को प्लस कर सकने वाले उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर सपा की सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला भी तय किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि जातिगत संतुलन के लिए गैर यादव पिछड़ी जातियों के नेताओं पर भी दांव लगाने की तैयारी है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर अनूप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? ग्राउंड जीरो से अखिलेश यादव लगातार हमलावर भी हैं और एक्टिव मोड में भी नजर आ रहे हैं। देखिए पूजा, समाजवादी पार्टी अभी तक जिस तरीके से काम कर रही थी, कहीं न कहीं आपने पंचायत चुनाव में देखा, जब प्रधानिक चुनाव हुआ था, जो जनता के बीच का चुनाव था, समाजवादी पार्टी ये सोचती है कि जब भी जनता से चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी की जीत होगी। लेकिन जहां जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ, कहीं न कहीं समाजवादी को करारी हार मिली। समाजवादी पार्टी ये सोचती है कहीं न कहीं संगठन में दिक्कत है। इस वजह से उस समय आपने देखा होगा कि करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो जिला अध्यक्ष थे उनको वहां पर से हटा दिया और अपने जो संगठन का कहीं न कहीं मंथन कर रही है। आज जो एमएलसीओं को बुलाया गया है उनके रिपोर्ट कार्ड के उनका तय करना पड़ेगा। वहां पर रिपोर्ट कार्ड के साथ पहुंचेंगे और बताएंगे कि इन 4.5 सालों में जनता के लिए क्या किया है, संगठन के लिए क्या किया है और आने वाले चुनाव के लिए किस तरीके से तैयारियां हैं। बिल्कुल पूजा, आपने भी सवाल उठाया कि किस तरीके से विधानसभा जो चुनाव आने वाला है उसमें जो प्रत्याशियों को लेकर गहमा-गहमी अभी से, क्योंकि जिताऊ प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी को तलाश है, तो ऐसे में पिछले समय से देखा जा रहा है कि जो बीएसपी के जो नेता हैं कदावर, वो टूट के समाजवादी पार्टी में कहीं न कहीं शामिल हो रहे हैं। यानी कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी अब दलित वोटों की तरफ आगे बढ़ रही है और इसी वजह से आज एमएलसीओ की बैठक बुलाई गई है। पूजा, ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो समाजवादी पार्टी ये बात समझ गई है कि रणनीति में तब्दीली अब करनी पड़ेगी और बिना तब्दीली के काम चलेगा नहीं। छोटे दलों से संपर्क समाजवादी पार्टी का हो सकता है। और इस बीच आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि जो दल प्रत्याशी होते हैं, जो बहिष्कृत कर दिए जाते हैं या तो फिर जो बागी हो जाते हैं, उनके ऊपर जो पैरेलल पार्टियां होती हैं वो ज्यादा दांव खेलती हैं और समाजवादी पार्टी में भी ऐसा ही देखने को मिल सकता है।
तो वहीं कांग्रेस में क्या चल रहा है ये भी समझ लीजिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के यूपी आने के कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव हो गया है। प्रियंका गांधी पहले 14 जुलाई को लखनऊ आने वाली थी, लेकिन अब 16 जुलाई को लखनऊ पहुंचेंगी। उनके इस दौरे को लेकर के कांग्रेस दफ्तर में तैयारियां भी तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि प्रियंका 3 दिन तक यूपी में रहने वाली हैं। इस दौरान उनका आजमगढ़ जाने का भी कार्यक्रम है। प्रियंका गांधी प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की तैयारियों की समीक्षा करने के साथ साथ संगठनात्मक विषयों पर भी विचार विमर्श करेंगे। मिली जानकारी के हिसाब से प्रियंका उत्तर प्रदेश दौरे के समय मजबूत सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के नामों को लेकर के भी चर्चा करेंगी। लखनऊ में उनका उन बेरोजगार नौजवानों के समूह से भी मिलने का कार्यक्रम है जो सरकारी भर्तियों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। अब यहां पर प्रियंका गांधी के कार्यक्रम को लेकर के एक बात बहुत आसानी से समझी जा सकती है कि कांग्रेस इस समय आक्रामक मोड पर नहीं है, वो बहुत सेफ खेल रही है। कांग्रेस इस समय यह चाहती है कि निर्णायक भूमिका पर रहे। सरकार जिस समय बन रही हो, उनको पता है कि वो अब फाइट में नहीं है, लेकिन वो निर्णायक भूमिका में रहना चाहते हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में दाखिल अर्जी का संज्ञान लेते हुए अदालत ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। एसीजेएम अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने यह आदेश पीड़िता की ओर से सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत दाखिल अर्जी को मंजूर करते हुए दिया। उन्होंने अपने आदेश में कहा कि वसीम पर लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। मामला महिला अस्मिता से जुड़ा हुआ है। पीड़िता ने अर्जी में वसीम के आपराधिक इतिहास का भी उल्लेख किया है, लिहाजा उनके इस तथ्य को बल मिलता है कि वो वसीम की धमकी से प्रभावित हुई होंगी। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को लखनऊ की मेदांता से सीधे सीतापुर जेल शिफ्ट कर दिया गया। अब इसके बाद आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा खफा हैं। उनका कहना है कि आजम खान की तबीयत खराब है, फिर भी उन्हें जेल में शिफ्ट कर दिया गया और ये जुल्म की इंतहा है। तंजीम फातिमा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें अचानक ही पता चला कि उन्हें मेदांता हॉस्पिटल से निकालकर सीधे जेल शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि आजम खान अभी भी गंभीर तौर पर जो है वो अस्वस्थ चल रहे हैं। लखनऊ में पकड़े गए अलकायदा के आतंकियों ने कानपुर कन्वेंशन को लेकर के कई राज खोले हैं। पूछताछ में सामने आया कि दोनों आतंकवादी कानपुर कई बार आए थे। दोनों से बरामद हथियार कानपुर के ही एक इलाके से लेकर के वो गए थे। इनके संपर्क में कई ऐसे लोग भी थे जो लगातार इनके मददगार बने हुए थे। यही नहीं, कानपुर की एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी यूपी एटीएस के रडार पर था। अब तक कानपुर से यूपी एटीएस की टीम ने करीबन 6 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पूछताछ में ये भी पता चला है कि आतंकियों के पास से जो पिस्टल बरामद हुई है वो कानपुर के चमनगंज इलाके से खरीदी हुई थी। बताया ये भी जा रहा है कि चमनगंज के एक हिस्ट्री शीटर ने ही इन्हें पिस्टल मुहैया कराई थी। अभिनव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अभिनव, क्या कुछ अपडेट ग्राउंड जीरो से आपके पास? देखिए पूजा, आतंकियों के कानपुर कनेक्शन ढूंढने के साथ ही साथ क्राइम ब्रांच को एक ऐसी कॉल सेंटर पकड़ने में आया है जो विदेशी डाटा हैक कर रहा था। तो कहीं ना कहीं आतंकियों के कनेक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। अभी कुछ ही देर में पुलिस इसका आधिकारिक रूप से पुष्टि भी कर देगी। लेकिन जिस तरह से कानपुर का कनेक्शन आया, तो उसके बाद से कानपुर की क्राइम ब्रांच और एटीएस पूरी तरह से कानपुर में एक्टिव है, डेरा डाल रखा है और कई संदिग्धों को हिरासत में अब तक लिया जा चुका है। जी पूजा, बहुत शुक्रिया अभिनव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि यूपी एटीएस और तमाम जो जांच एजेंसियां हैं उनकी तरफ से निवेदन की इस दौरान कवरेज में मीडिया बहुत ज्यादा एहतियात बरते, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। और जनता टीवी इस बात को आश्वस्त करता है कि हम वही जानकारी आपको दें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। उससे ज्यादा जानकारी आपको ना मिले जो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती हो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना का असर कम होने के बाद कई राज्यों के पर्यटक बड़ी
संख्या में फर्जी रोड़ी चेकपोस्ट पर मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम में ऐसे 25 यात्रियों को पकड़ा गया है। टीम ने सभी की आरटीपीसीआर और एंटीजन जांच की है। साथ ही चेतावनी भी जारी की है कि अगर दोबारा ऐसा किया तो उनके खिलाफ आपदा एक्ट के तहत मुकदमा किया जाएगा। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।